नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। महाराष्ट्र की बात हो या पूरे भारतवर्ष की, हर जगह इनकी चर्चा में रहते हैं। जी हाँ, मैं मंजीत एब्रॉल जी के बारे में बात कर रहा हूँ। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार भारत देश में मोदी सरकार वापस क्यों आना चाहिए, क्या मोदी सरकार ने विकास किया है, क्या बचे कुछ जो काम है उसे मोदी सरकार आने के बाद क्या वापस पूरा करेगी। तो आइए मंजीत एब्रॉल जी से जानते हैं। सर, CNU चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त पूरे भारत देश में चुनावी रैली चल रही है, चुनावी मुद्दे चल रहे हैं। बार बार कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि मोदी सरकार ने ये नहीं किया, मोदी सरकार को ऐसा करना चाहिए था। वापस ही मोदी सरकार क्यों आना चाहिए सत्ता में, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो विकास तो मुद्दा है ही, और इस तरह का कोई जो कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाए हैं सब खोटे हैं। ये तो अभी खरा खोटा सब सुप्रीम कोर्ट में है। चोरी का इल्ज़ाम जो आदरणीय मोदी साहब के ऊपर लगाया बहुत निंदनीय और दुखदाई है। और जो पूरे भारतवर्ष में जिस मुद्दे पे नरेंद्र मोदी की सरकार आनी चाहिए वो विकास का मुद्दा है, वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का मुद्दा है, वो सबको समानता, सबका साथ सबका विकास के ऊपर सरकार आने का जो उन्होंने तथ्य रखा है उस पे ऊपर निर्भर है। आप देखेंगे कि पिछले जो अभी 5 साल कंप्लीट सरकार ने किए हैं, इसके अंदर आप किस चीज़ को विकास कहेंगे? हर घर तक सड़क पहुंच गई, क्या वो विकास नहीं है? हर घर में टॉयलेट हो गया, क्या वो विकास नहीं है? रोग मुक्त देश हो गया, क्या वो विकास नहीं है? क्या वो विकास नहीं है कि नदियों के अंदर कभी कोई सोच सकता था? नितिन गडकरी जी ने शिप चला दिए, प्रोफेशनल शिप्स, और आज आने वाले अगले जो हमारा उनका जो उद्देश्य है, यहाँ से अलग अलग देशों तक वो कमर्शियल और पैसेंजर शिप चलाने वाले हैं। उन्होंने जो बॉर्डर लाइन है समुंदर की वो सारी कवर की है पैसेंजर्स की, और जो उन्होंने लक्ष्य रखा है कमर्शियल समुद्री जहाज़ों की, उनमें लाखों टन सामान लाद के ले जाया जा सकता है, जिसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। उनके चार्जेस काफ़ी कम होने वाले हैं। तो इसको विकास नहीं कहा जा सकता। जितने देश के अंदर रफ्तार से सड़कें बनी हैं पूरे भारतवर्ष में, आप कहीं से भी चले जाइए, लोग तारीफ़ कर रहे हैं। विकास किसको कहा जाएगा फिर? मैं आपको एक दावा करता हूं कि आप अभी का जो 2019 का मैनिफेस्टो आप कांग्रेस का चेक कर लो, उसके अंदर कांग्रेस ने कहीं ये नहीं लिखा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। इसका मतलब कोई समझाए हमें कि उनको भ्रष्टाचार मुक्त से तो चाहिए नहीं। आज गठबंधन के लिए सभी लोग गठबंधन को ठगबंधन कह रहे हैं। कहाँ गठबंधन हुआ मुझे बता सकते हैं? मायावती ने भी अभी सबके सामने खड़ा कर दिए। केजरीवाल के साथ उनकी कशमकश चल रही है। ममता सरकार के साथ कुछ बना नहीं है। अखिलेश यादव के साथ कुछ उनका अच्छा हुआ नहीं कांग्रेस का। कांग्रेस इस टाइम पूरे भारतवर्ष में सबसे छोटी एक ये रह गई, और जो इल्ज़ाम लगाना और ये करना ये एक बहुत दुखदाई और निंदनीय एस्पेक्ट है। भारतवर्ष में जो मुद्दे जो चीज़ों को लेकर चले हैं उनको पूरा किया है, और मैं समझता हूँ पहले से भी ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी सरकार राष्ट्र में बनाएगी। देखिए, पहले तो 2014 में लहर थी, अभी 2019 में सुनामी है। आप कहीं भी मोदी जी की रैली देख लीजिए। पहले मोदी जी, बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते थे। आज जनता वोट मांग रही है। आप इसको देखिए, परिवर्तन इसको कहते हैं। आज जनता वोट मांग रही है मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो समझदार जनता है वो सब कुछ समझती है। बाकी कांग्रेस का काम सिर्फ बरगलाने का काम है। वो जीएसटी और नोटबंदी, आप देखिए जीएसटी के कभी राहुल गांधी जीएसटी भरते हैं कि मुझे तो नहीं पता। तो जीएसटी के बारे में वो क्यों बात करते हैं? व्यापारी से पूछिए जो जीएसटी भरता था। सभी के जीएसटी, जैसे हमारे कैटरिंग के, रेस्टोरेंट के जो हमारे बिजनेस होते थे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका जो जीएसटी 18% से ऊपर था आज 5% हो गया है। 18 से 5 हो गया। इस तरह से कईयों का 28 था, 18 हुआ, और भी कम हुआ है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसे हमारे स्वामी साहब कह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेताजी, कि हो सकता है ऐसा
प्रयास भी किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है इनकम टैक्स भी हटा दे। बहुत से मुद्दों के ऊपर चर्चा चालू है कि देश को क्या तोहफे दे सकती है भारतीय जनता पार्टी ने। वो समर्पित हैं, सभी लोग, मोदी जी समर्पित हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी समर्पित है, हर कार्यकर्ता समर्पित है देश को आगे ले जाने के लिए। तो इस बार अगर मोदी सरकार वापस आती है तो किस तरह का विकास होगा पूरे भारत देश में, किन मुद्दों पे वापस काम किया जाएगा? देखिए, अभी जिस तरह के देश में विकास में तो अभी भी हम बहुत से पश्चिम देशों से बहुत पीछे हैं, क्योंकि अभी ये फिर घड़ी घड़ी कहना तो कोई सोचेगा मैं अपॉर्चुनिस्ट हूँ इसलिए मैं कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाता, लेकिन ये बात भी है कि भी पिछले इतने जो 70 साल कांग्रेस ने राज किया तो इतना कोई विकास हुआ नहीं। विकास इन द सेंस लोग कहेंगे कि यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई या मोबाइल फ़ोन आ गई, ये तो एक जैसे हम हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं एक क्रूज़ मोड पे डाल देते हैं ऑटोमेटिक, मतलब वो 60 पे या 80 पे 90 पे 100 पे सेट कर देते हैं। वो देशों में जो कुछ आया तो हमारे देश में भी आया। विकास तो तब कहेंगे कि पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग, जो माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो सिख हैं, ईसाई हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनमें एजुकेशन में कमी है, वो जब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। एक और बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो ये देखती है कि जैसे 72,000 रुपये में उनकी कोई वो नहीं है 72,000 देना, लेकिन हमारी सरकार ये चाहती है कि जो आदमी को 72,000 की अपेक्षा करवाती है कांग्रेस, भाजपा ये चाहती है कि वो इंसान 72,000 पे सरकार को टैक्स देने के लायक बन जावे। तो ये बहुत बड़ी ऊंची सोच है, वो उनको गरीब के गरीब नहीं रहना देना चाहते। हमारी सरकार, जो मोदी सरकार है, वो ये सोचती है कि जो 72,000 रुपये की अपेक्षा करने वाला इंसान देश को कुछ देने के लायक बन जाए। तो आप मुझे बताइए कौन अच्छा है? वो तो गरीब को गरीब ही अपाहिज रखना चाहते हैं। और मोदी सरकार ने कितनी स्किल डेवलपमेंट रखी है, आप देखो, ये लोगों में अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि जिस तरह का स्किल डेवलपमेंट उसको चाहिए वो मुफ्त में पूरे देश भर में अवेलेबल है। वहाँ से वो अपना स्किल, अपना क्षमता करके कहीं भी काम कर सकता है, लघु उद्योग चालू कर सकते हैं। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, अभी हमारा मुद्दा मेरे ख्याल से जो सरकार का ये रहेगा कि जो देश के विकास के अपर लेवल हैं, रोड, सड़कें, बिजली, और जो इलेक्ट्रॉनिक तौर पे है, और जो हमारी ये मिसाइल्स की पावर है, हमारी वार क्षमता है, ये सब तो आपने देखा है बहुत बढ़ गई है। हम कहीं भी स्पेस में जाके भी किसी को अटैक कर सकते हैं। उसके बाद में हम ये अपेक्षा करते हैं हमारी सरकार, क्योंकि जैसे हम सरकार में रहते हैं, जो नीचे का तबका है, किसान है, मजदूर है, उनको सभी को अपना घर, उनको छत, एक तो बहुत ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान का जो विषय है, ये पूरा करना चाहते हैं। और वो हकीकत में ये चाहते हैं कि कोई गरीब ना रहे, वो क्षमता वाला पुरुष, क्षमता वाला व्यक्ति बन जाए। उनको इस तरह से स्किल डेवलपमेंट करके, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश वाराणसी से सांसद हैं, वापस चुनाव वहीं से लड़ने जा रहे हैं, ऐसा फैसला उन्होंने किया है, आपकी पार्टी ने किया है। प्रियंका गांधी भी उनके सामने फॉर्म भरने वाली हैं, वो भी चुनाव लड़ने वाली हैं। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? नहीं, मोदी जी के सामने तो कोई भी आए उनका स्वागत है, सबका अपना अपना अधिकार है। सबको भारतवर्ष में मोदी जी के सामने जो आएगा वो तो कंकर के जैसे बह जाने वाला है। बाकी प्रयास करना किसी को करे वो करे, हमारी भारतीय जनता पार्टी किसी को मना नहीं करेगी। और मोदी जी की वजह से पूरे भारतवर्ष में लहर है, और मैं ये सोचता हूँ कि पहले से भी बेहतर परिणाम होंगे। और आपको इस चीज़ से जनता भी जान चुकी है, नेता लोग भी जान चुके हैं कि जितने बड़े बड़े डींगे हाँकते थे, बड़े बड़े नेता पीछे हट गए इलेक्शन लड़ने से। आप किसी भी पार्टी के बड़े से बड़े नेता को देखो, चंद एक दो को छोड़ के बाकी सब बोलते हैं हमें नहीं लड़ना, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हश्र क्या होने वाला है। और ये जब रिज़ल्ट आएगा मई में, सभी लोग को पता चल जाएगा कि मोदी के सामने कोई खड़ा हो के क्या, एक कार्यकर्ता भी हर एक को अच्छे मतों से पराजित करने में सक्षम रहा है इस वक्त। सर, मैं जानना चाहूँगा कि हाल ही में राज ठाकरे ने अनाउंस किया है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी को समर्थन देंगे, और पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, रैली में शामिल हो रहे हैं। ये कितना सच है और क्या कहेंगे इस पर?
अच्छी बात है। राज ठाकरे साहब, उनकी अपनी मर्जी है, जिसको कांग्रेस को या एनसीपी को समर्थन देना चाहें, लेकिन आज की तारीख में उनका अपना कोई वर्चस्व या मैन पावर नहीं रह गई है। उनका उतने वोट बैंक भी नहीं रह गया मनसे का, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो लोगों ने नकार दी है, पसंद नहीं की है। लोगों को मारना, धमकाना, ये करना और गुंडागर्दी करना, ऐसे प्रयासों से जनता उब गई है। और अभी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को लोग पसंद करते हैं, जो अच्छा काम करें, अच्छा रिजल्ट करें, जो भारतीय संविधान में विश्वास रखते हों। और वो सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को। उसका हम पूरी जनता का करोड़ों करोड़ों बार भी शुक्रगुजार करें तो वो भी कम है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि पार्टी ने आपको बड़ी जवाबदारी दी है और महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, अध्यक्ष हैं इस पद पे। डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ने से क्या इस पे असर पड़ रहा है? कितने ड्राइवर हो या ट्रांसपोर्टर हो या गाड़ी मालिक हो, कितने परेशान है, कितना इनको दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है? हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जब डीज़ल वगैरह के दाम बढ़ते हैं तो उसका इफ़ेक्ट वगैरह ट्रांसपोर्ट की वजह से गुड्स जो कैरी करती हैं, फिर उनकी कॉस्टिंग या उनकी जो टोटल उसमें प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ता है उस कॉस्ट वाइज, और कंज्यूमर को भी पड़ता होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, क्योंकि देखिए इसके एवज़ में जितना टैक्स कलेक्ट होता है उतनी पॉलिसीज़ करना, देश की प्रगति करना, जो पिछड़ा वर्ग है उनकी एजुकेशन, शिक्षा, जो पूरे भारतवर्ष में एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी सैलरीज निकालना, गरीब लोगों के लिए, जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए अस्पतालों की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ों का जो है वो कहीं ना कहीं टैक्स या मार्जिन सरकार के पास नहीं आएगा तो प्रगति भी नहीं होगी। कुछ समय के लिए एक फ़ायदा अभी ये हुआ है कि जो जीएसटी नोटबंदी का हुआ दायरा, उसके दरमियान मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतवर्ष में टैक्स पेयर बढ़ गए हैं। टैक्स पेयर बढ़ जाने की वजह से रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हुआ है, जिस वजह से जेटली साहब इस बात पे उनको सहूलत मिली कि वो जीएसटी कम करने में उनको मतलब जो फैसिलिटी लोगों को दी है जनता को, तो उसका कारण भी यही है कि रेवेन्यू अच्छा आया है। और इसी तरह से टैक्स पेयर और बढ़ जाएंगे, वो किसी भी तरीके से हो, भले सरकार अपना सख्त रवैया अपनाए या ब्लैक मनी को कंट्रोल करे, जिस वजह से लोग जो स्ट्रीमलाइन धारा में आए, जो भारतवर्ष की मेन धारा है उसमें आके सभी लोग टैक्स देंगे, तो ये जो पेट्रोल के दाम हैं या दूसरे दाम हैं ये ज़रूर कम होंगे। लेकिन एक इसके साथ और बात मैं बता देता हूँ, ये चैनल पे आपके कभी आप रिवर्स करके चलाइएगा 2-5 साल 10 साल के बाद, जो बात आपको बताने जा रहा हूँ कि भारतवर्ष इस तरह की एक टेक्नोलॉजी लाएगा, क्योंकि मैंने कई बार नितिन गडकरी साहब से बात करते हुए सुना है, वो बहुत इनोवेटिव भी हैं, और मोदी साहब भी बहुत मतलब इस तरह के प्रशंसक हैं जो इस तरह की कोई इनोवेशन की बात होती है। तो मुझे लगता है गडकरी साहब इस चीज़ को ज़रूर प्रोत्साहन देंगे कि आने वाले समय में ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे उसके लिए लोग मतलब थोड़ा सा प्रयास करें कि हम लोग, एक तो जो पॉल्यूशन वगैरह का भी जो खतरा है वो टल जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को आने वाले समय में बहुत एडवांस समझा जाएगा और उसका उपयोग होगा, जिस वजह से डीजल की इस सेक्टर में सेगमेंट में खपत कम होगी। और हमारी कुछ साइंस इस तरह से और भी काम कर रही है कि एनर्जी विल मेक एनर्जी। अभी समझो एक आप लोगों ने कई यूट्यूब पे भी देखे होंगे कि एनर्जी से ही एनर्जी डेवलप होती है और उसको जितनी अपनी खर्च होती है उससे ज़्यादा वो सेव करती है, जिससे एसी वगैरह चलाए जा सकते हैं। उसके ऊपर भी हमारी जो पूरी विश्व भर की जो साइंटिस्ट हैं या मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक जो इंजीनियर्स हैं काम कर रहे हैं। मुझे लगता है 2-5 सालों में ये सारा चीज़ जो डीजल पेट्रोल की खपत बहुत कम हो जाएगी। देश दुनिया की बातें हो गई कि पूरे भारतवर्ष में किस तरह मोदी सरकार काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। अगर हम मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो आप मुंबई के स्थानीय हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो दक्षिण मध्य मुंबई की अगर जिला की बात करें तो यहाँ पे गठबंधन के जो सरकार कैंडिडेट हैं राहुल शेवाले जी, कितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई के कार्यकर्ता उनके चुनाव प्रचार में भी दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? राहुल शेवाले जी को भारतीय जनता पार्टी दिल से, पूरे दिल और दिमाग जैसे तन मन धन से सहयोग करेगी। और मैं खुद भी राहुल शेवाले जी की प्रत्येक जो सभा हुई है उसमें गया हूँ। एक दादर में रखी गई थी, हमारे नेताजी अपना अनिल ठाकुर जी ने रखी थी। फिर चंबूर में हमारे यहाँ पर भी ओम प्रकाश जी ने रखी थी।
शगुन लॉन में, वहाँ पर भी हम मौजूद थे और उनसे जो कैंपेनिंग, इंटरनल कैंपेनिंग भी है हम लोग कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी सभा और आयोजित करने का जो लास्ट जो इनका फाइनल क्लाइमैक्स होगा जो सभाओं का, उसके दौरान हमारा प्रयास है कि अठावले साहब को बुलाया जाए और आरपीआई की तरफ से अठावले साहब होंगे और शिवसेना के कोई वरिष्ठ नेता को बुलाया जाए, और सुधीर भाव मुंगंटीवार से मेरी साहब से बात हुई है, उनको भी एक शगुन में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। और बाकी इंटरनल मोबिलाइज तो हम लोग सभी कोने टू कोने कर रहे हैं, और जो आखिरी प्रयास रहेगा वो जो बूथ के ऊपर से एक एक कार्यकर्ता एक एक जो अपनी एफर्ट के हिसाब से उनके जो कोई वोटिंग से रह ना जाए, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, वो हमारा जो प्रयास रहेगा, सारे कार्यकर्ताओं ने वो एकजुट से काम कर रहे हैं। आरपीआई, बीजेपी और शिवसेना सब मिलके एकजुट होकर काम कर रहे हैं हम लोग। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एकनाथ गायकवाड़ है, जो पहले यहाँ पे 5 साल सांसद रह चुके हैं। दूसरी तरफ राहुल शिवाले ऑलरेडी यहाँ पे सांसद हैं, वापस चुनाव लड़ रहे हैं। अब जनता किसे चुनकर लाएगी वो उसका फैसला जनता ही करेगी। मैं जानना चाहूँगा कि ये दोनों सांसद को, दोनों उम्मीदवार को किस नज़रिए से आप देखते हैं, या दोनों में से कोई एक आने के बाद किस तरह का विकास होगा, या राहुल शिवाले आने के बाद किस तरह का विकास होगा? देखिए, मैंने आज सुबह एक रैली देखी थी, हमारे यहाँ से गई तोलाराम नगर से गायकवाड़ साहब की। तो एक एमपी की रैली अगर लोकल कार्यकर्ता भी ले जाते हैं कुछ करने के लिए, तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। उस वीडियो में 20 से ज़्यादा आदमी नहीं थे। तो वो जब एक एमपी के लिए कोई रैली निकालता है, उसमें 20 से ज़्यादा आदमी ना हो, तो वो क्या अपेक्षा रहेगा और उसको कितने वोट मिलने वाले हैं। पहले भी गायकवाड़ साहब जब इधर से थे, उनका कोई ऐसा काम नहीं था। वो तो मेरे ख्याल से वो फ्लूक में, उनको तो पता भी नहीं था कि एक जो फर्स्ट टेन्योर चुन के आए थे, तो बेचारे हारने के लिए खड़े हुए थे, गलती से चुन के आ गए। वो एक उनकी लहर ऐसी कुछ हुई जिस वजह से उनको लगा कि भाई वो तो चुन के नहीं आएंगे, वो मिस्टेक से चुन के आए। अभी इतनी बड़ी हवा, और राहुल शिवाले जी बड़े लोकप्रिय नेता हैं, किसी के भी बुलाने पे आते हैं, किसी का भी काम करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा काम मैं कल कर दूंगा या आज कर दूंगा। जो व्यक्ति उसके पास जाता है, उसी वक्त किसी को अगर कुछ बोलना है, उनके काम के दरमियान कोई अड़चन है, उसी वक्त सुलझाते हैं। ऐसे अच्छे जो राहुल शिवाले जैसे कार्यकर्ताओं को संसद में भेजना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, और वो बहुत भारी मतों से चुन के आएंगे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के मुंबई के जितने नेता हैं, सबका यही कहना है कि फ्रीवे जो रोड है, चेंबूर से लेकर सीएसटी की तरफ जोड़ने वाली जो रोड है, क्या कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ये डेवलप किया था या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ था? नहीं, मुझे तो लगता है ये भारतीय जनता पार्टी का पहला पास किया हुआ टेंडर से ये है, जिसका बाद में उसको इम्प्लीमेंट लेट हुआ रहेगा। लेकिन किसी का भी हो, भारत सरकार का ये ब्रिज है, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। काम किसने किया वो देखना बड़ा विशेष रूप से देखा जाता है। और ये पर्टिकुलर ब्रिज से जो है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के टाइम का ये पुराना टेंडर वगैरह हुआ था, और उसी का ये नतीजा जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सर, मैं और एक सवाल मेरा लास्ट है, अगर राहुल शिवाले जी वापस चुन कर आते हैं तो किस तरह का नया विकास देखने को मिलेगा? युवाओं को किस तरह रोजगार देने के काम करेंगे? किन मुद्दों पे काम करवा के लेंगे आप लोग? देखिए, चेंबूर बहुत सा एरिया डेवलप होना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा स्लम पॉकेट्स हैं बहुत सारे। यहाँ पर एसआरए के काम में बहुत सारी अड़चनें हैं, कुछ जनता की तरफ से, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और ये होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर स्लम ही रहेगा, यहाँ पिछड़ा एरिया रहेगा, तो वहाँ मॉस्किटो का ब्रीड होना, ये होना, फिर फ्लडिंग होना, बीमारी गंदगी होती है। और ये सारी चीज़ों पे राहुल जी का काफ़ी ध्यान है, और उनसे हमारी चर्चा भी हुई है कई बार। और उनका बिल्कुल लक्ष्य है कि ये चेंबूर का एरिया पूरे मुंबई क्या महाराष्ट्र में बहुत अच्छा एक पॉकेट होगा। और उन्होंने हमसे कहा भी है कि जो भी भारत सरकार से जो भी सुविधाएं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को है, वो बिल्कुल वो पूरा कराएंगे, इमीडिएट पूरा कराएंगे। और उसमें वो तत्पर भी रहते हैं, सक्षम भी रहते हैं, क्योंकि हाईएस्ट अटेंडेंस वाला एमपी जो अगर कोई है तो उनका अवार्ड भी मिला है उनको। तो इनका एरिया बहुत वास्ट है, बहुत अच्छे लोग हैं। और राहुल शिवाले जी सबसे बेस्ट ये हैं कि वो जब मुंबई में हैं, जब जिस एरिया, वो
तुरंत अवेलेबल होते हैं। कोई कार्यकर्ता को ऐसा नहीं कहते कल आओ परसों आओ, मैक्सिमम टाइम देते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग उनके साथ मिलके एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। सर मैं और जानना चाहूँगा कि चेंबूर विभाग के अध्यक्ष कर्णवाला जी हैं यहाँ पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। कुछ दिन पहले हमने हमारे चैनल के माध्यम से उनका इंटरव्यू किया था, उनसे बात हुई थी। उन्होंने काफ़ी राहुल शिवाले के ऊपर आरोप लगाया है, यहाँ तक कि कहा कि राहुल शिवाले चुनाव के लायक नहीं है, उनको वोट नहीं देना चाहिए। आपने भी शायद ये हमारा इंटरव्यू देखा होगा, इस मसले पे आपका क्या कहना है? नहीं, मैंने वो इंटरव्यू देखा। मनसे के कार्यकर्ता अगर ये कहें कि हम पूरी ताकत के साथ मोदी जी को और अमित शाह जी को आने नहीं देंगे, तो पहले ताकत है कहाँ आपके पास? ताकत होती है वोट बैंक की ताकत। आपके पास वोट बैंक कहाँ है? आप अगर किसी से मारामारी करके उसको ताकत दिखाओगे, वो ताकत नहीं होती। ताकत कलम की होती है। ताकत पब्लिक आपके साथ कितनी है, तो वो ताकत मोदी जी के पास है, अमित शाह जी के पास है, और वो ताकत भारतीय जनता के पास है। हमारी ताकत जो है हमारा वोट बैंक है। हमारी ताकत बुझाओं से और मुक्काबाजी से ताकत नहीं है। तो इस वक्त जो लहर थी वो अब सुनामी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी आएगी, और मैं समझता हूँ कि अभी वो 40-50 साल बैठे रहें विपक्ष वाले, और कई आने वाले समय में पार्टियों के नामों निशान भी मिट जाएंगे। और जो ताकत दिखाते हैं, कल बोलता है ना कि तेरा नामों निशान भी ना होगा, किसी जिक्र के अंदर तुम्हारा नाम भी नहीं आने वाला है। तो ये हाल होने वाला है इन सब का कि तेरा नाम भी ना होगा दास्तानों में, समझे कि नहीं? तो ये बेचारे अपना आइडियोलॉजी ठीक करें। अगर इनको जनता की कोई सेवा वा करनी है तो ये आएँ, वरना इनको घर में पब्लिक ज़रूर बैठा देगी। जी हाँ, आपने देखा कि मंजीत एब्रॉल जी का क्या कहना है। एक बार फिर से मोदी सरकार क्यों आना चाहिए, साफ साफ आपने देखा कि मंजीत एब्रॉल जी का क्या कहना है। और लगता है इस बार वापस भारत की जनता मोदी सरकार लाने में सक्षम है। और दक्षिण मध्य मुंबई जिला की अगर बात करें तो वापस एक बार राहुल शिवाले यहाँ से चुनाव जीतकर आ सकते हैं। कैमरामैन पवन दवी के साथ राज पांडे, CNN न्यूज़, मुंबई।